हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उससे पहले हम डिजीज़ और इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं। सबसे पहले है डिजीज़। A disease is a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all or part of an organism. डिजीज़ एक पर्टिकुलर abnormal कंडीशन जब बॉडी में हो जाती है तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है, तो उसे बोलते हैं हम डिजीज़। दैट इज़ नॉट ड्यू टू एनी इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी, और वो किसी भी एक्सटर्नल इंजरी के कारण नहीं होती इमीडिएट, तो उसे बोलते हैं हम डिजीज़। जब भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग या फिर हमारा बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई उसकी अब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है और हमारी बॉडी में वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट करे हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन और मेटाबॉलिज्म को, उसे बोलते हैं हम डिजीज़। और वो जो एक्सटर्नल इंजरी के कारण नहीं होती तो उसे बोलते हैं हम डिजीज़। डिजीज़ आर ऑफन नोन टू बी मेडिकल कंडीशन दैट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स। जब भी डिजीज़ होती है तो उसके एक स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम हमें नज़र आते हैं, तो उसे हम डिजीज़ बोलते हैं। डिजीज़ इज़ वन विच अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ टिश्यू, आर्गन एंड इंटायर बॉडी। जब भी डिजीज़ होती है वो हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हो गए, आर्गन्स हो गए या फिर इंटायर बॉडी को अफेक्ट करती है। होप के डिजीज़ के बारे में आपको ब्रीफली समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस हार्मिंग द बॉडी एंड इट्स सेल्स। तो जब भी हमारी बॉडी में किसी भी फॉरेन पैथोजन इंटर करते हैं तो उसे बोलते हैं हम इन्फेक्शन। तो हमारी बॉडी के फंक्शन को हार्म करते हैं और उसके सेल्स हैं उसी को भी हार्म करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इन्फेक्शन। तो पैथोजन हो गए डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजेंस। जब भी ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी के सेल्स को हार्म करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इन्फेक्शन। Causing agents which spread the disease are bacteria, viruses, protozoa and fungi. तो ये जो causative agent है ये डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, बैक्टीरिया होगा, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया एंड फंगस। होप कि इन्फेक्शन और डिजीज़ के बारे में आपको समझ आ चुका होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़। Communicable disease is contiguous where the transfer of disease take place from one person to another or from animal to person either directly or indirectly. Communicable disease वो होती हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या फिर एनिमल से दूसरे पर्सन में इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कम्युनिकेबल डिजीज़ में इसको कॉन्टिग्यूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉन्टिग्यूस मतलब कॉन्टैक्ट। तो जब भी एक इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो डिज़ीज़ उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसी डिज़ीज़ जो एक हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिज़ीज़। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय इन्फेक्टेड ब्लड, फीकल मैटर और अदर बॉडी फ्लूइड्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू और अदर बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती है। तो उसके बाद इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड्स द एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट। दीज डिजीज आर रेफर्ड एज एक्यूट एज दे डेवलप क्विकली। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कौन सा हो गया? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। तो इस डिजीज़ को हम बोलते हैं एक्यूट, क्योंकि ये जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन में के कॉन्टैक्ट में जब इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो उसमें डेवलप जो क्विकली जो है वो अपने सिम्टम्स स्टार्ट कर देती हैं, तो इसलिए हम इसको एक्यूट डिजीज़ भी बोलते हैं। इसके कुछ साइंस या सिम्टम्स कम्युनिकेबल डिजीज़ के, सबसे पहले हो गया डायरिया, हो गया वोमिटिंग, हो गया डाइसेंट्री, हो गया मसल एक, हेड एक, फ्लू,
रनिंग नोज, फीवर, कफ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, ये आप देख लें कम्युनिकेबल डिजीज़ के। जब भी कोई हेल्दी पर्सन इन्फेक्ट होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ से तो ये सिम्टम उसमें नज़र आते हैं। तो होप के कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आपको समझ आ चुका होगा। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ की कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले आ गया कोल्ड, फ्लू, टाइफाइड हो गया, एड्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गए, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस ए बी। उसके बाद हो गया मीज़ल्स, इबोला हो गया, रेबीज़ हो गया, मलेरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, फिलियारियासिस एट्सेट्रा। तो ये सभी डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ आप इसको ध्यान से याद कर लें, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। तो उसके बाद आ जाती है बात इसके प्रिकॉशंस की। तो सबसे पहला प्रिकॉशन हो गया वेयर मास्क व्हेन एवर नीडेड। तो उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली, और उसके बाद हो गया अवॉइड शेयरिंग्स वंस बिलोंगिंग। सो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि आज का दौर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर नहीं रहता। तो आजकल कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो मास्क भी मैंडेटरी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मैंडेटरी है। पब्लिक प्लेसेस में या फिर पब्लिक जहाँ पे भी गैदरिंग हो रही है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और मास्क का होना मैंडेटरी है। तो उसके बाद वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली, अवॉइड शेयरिंग वंस बिलोंगिंग। सो कोई भी जब इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो उसकी जितनी भी बिलोंगिंग्स होगी उसको शेयर करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। ये होगी इसकी सम प्रिकॉशंस। तो ये होगी इसकी एग्जांपल कम्युनिकेबल डिजीज़ की। तो उसके बाद हम देखते हैं वायरल डिजीज़ और बैक्टीरियल और प्रोटोजोन डिजीज़। तो वहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया वायरल डिजीज़। तो सबसे पहले है चिकन पॉक्स। ये इसका कॉजेटिव एजेंट हो गया वेरिसेला जोस्टर वायरस। उसके बाद हो गया स्मॉल पॉक्स, ये होता है वेरियोला वायरस से। उसके बाद हो गया कॉमन कोल्ड, रीनो वायरस, एड्स, एचआईवी। उसके बाद हो गया मीजल्स, मीजल्स वायरस। मम्प्स हो गया मम्प्स वायरस से। रेबीज़ हो गया रेबीज़ वायरस से। उसके बाद हो गया डेंगू फीवर, हो गया डेंगू वायरस से। उसके बाद हो गया वायरल इंसेफेलिटीज़। वायरल इंसेफेलिटीज़ में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। तो इसके कॉजेटिव एजेंट हो गया रेबीज वायरस, हब्स हो गया, सिम्प्लेक्स हो गया। तो ये सभी इसकी वायरल डिजीज़ और इसके कॉजेटिव एजेंट, ये आप इसको याद कर लें। यहाँ से जो है जेकेएसएसबी में क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद हो गया बैक्टीरियल डिजीज़। सबसे पहले हो गया वूपिंग कफ, ये होती है बॉर्डिटिला परचुसिस से। उसके बाद हो गया डायप्थीरिया, ये होती है कॉर्नी बैक्टीरियम से। उसके बाद हो गया कॉलरा, ये होती है विब्रियो कॉलरा से। उसके बाद हो गया लेप्रोसी, ये होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से। और उसके बाद हो गया निमोनिया, ये होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। उसके बाद हो गया टिटनस, ये हो गया क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई से। उसके बाद हो गया टाइफाइड, ये होती है साल्मोनेला टाइफाई से। उसके बाद हो गया ट्यूबरक्लोसिस, ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से। और लास्ट वन हो गया प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस। सो ये बैक्टीरियल डिजीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एमसीक्यूज इसमें आ सकता है कि कौन सी डिजीज़ जो है बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, या फिर कौन सी डिजीज़ जो है वो वायरल डिजीज़ हैं। या फिर इसमें पूछ सकते हैं कि नमोनिया का जो कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। तो इसी हिसाब से ये सभी जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं और इनके कॉजेटिव एजेंट को भी याद कर लें, और जो वायरल डिजीज़ हैं और इसके कॉजेटिव एजेंट भी याद कर लें। तो उसके बाद हम प्रोटोजोल डिजीज़ हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा इसी शार्ट में। तो प्रोटोजोल में सबसे पहले आ गया मलेरिया, ये होती है एनोफिलिस मॉस्किटो से, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। तो उसके बाद हो गया अमीबिक डाइसेंट्री, ये होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटी के वजह से। और उसके बाद हो गया काला अजर, ये होती है लेशमानिया डोनोवानी से। सो ये होगी प्रोटोजोन डिजीज़। तो ये भी आप इसके कॉजेटिव एजेंट और ये सभी आप इसको ध्यान से याद कर लें, यहाँ से जेकेएसएसबी में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब हो गया कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। So non-communicable diseases are those which are not spread and non-contiguous but are caused due to allergy, long illness, abnormalities in cells, proliferation
इनहेरिटेड, malnutrition etc. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो स्प्रेड नहीं होती और ये नॉन कंटिग्यूस होती हैं, मतलब कि ये कॉन्टैक्ट में आने से ये डिजीज़ जो है ट्रांसफ़र नहीं होती, बट आर काज ड्यू टू एलर्जी की वजह से होती है, या फिर लॉन्ग इलनेस हो गया, या फिर सेल्स में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ होगी, या फिर जो इनहेरिटेड डिजीज़ होंगी, या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं और ये स्प्रेड नहीं होती और ये नॉन कंटिग्यूस होती हैं, तो उसे बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। दे आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हैंस दे आर नॉन कंटिग्यूस। और ये जो डिजीज़ है नॉन कम्युनिकेबल, ये स्प्रेड नहीं होती पर्सन से पर्सन में, सो इसे हम बोलते हैं नॉन कंटिग्यूस। तो उसके बाद अगर दे आर काज्ड बाय चेंज इन लाइफ स्टाइल, ये हमारी जब भी हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता है तब ये होती है, या फिर हमारी ईटिंग हैबिट हो गया, या पूर ईटिंग हैबिट हुआ हमारा, या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, या फिर एलर्जीज हो गया, या फिर माल न्यूट्रिशन हो गया, या फिर लॉन्ग टर्म इलनेस, या फिर साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती हैं। तो ये हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल होगी। सबसे पहले है डायबिटीज़, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। उसके बाद आ गया स्ट्रोक्स, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हार्ट स्ट्रोक। उसके बाद हो गया एलर्जी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर एट्सेट्रा। सो ये सभी एग्जांपल हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। तो ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट स्ट्रोक वगैरह आजकल की कॉमन डिजीज़ हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो ये आगे सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कुछ प्रिकॉशंस हम देखते हैं। मेंटेन प्रॉपर डाइट, सो हमें जो हमारी डाइट है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, एक हेल्दी और बैलेंस डाइट जो होनी चाहिए हमारी डाइट में, बैलेंस डाइट। सो उसके बाद हो गया एक्सरसाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है एक्सरसाइज होता है। रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए ताकि जो हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम पर हावी ना हो जाएं। उसके बाद हो गया टेक प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट, प्रॉपर स्लीप और रेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है रेगुलर बॉडी चेकअप, तो हमारी बॉडी में हमें जो है रेगुलर बॉडी का जो चेकअप करवाना चाहिए। तो ये हो गए कुछ इसके इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस, तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से हम बच सकें। तो उसके बाद ये है कि अकॉर्डिंग टू WHO 60% ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड आर ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो पूरी दुनिया में जो 60% डेथ होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से। सो आप ये ध्यान में रखें कि जो इसके प्रिकॉशंस हैं हम उसको प्रॉपरली फॉलो करें, तो ताकि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकें। तो उसके बाद हो गया कम्युनिकेबल डिजीज मोर वाइडली स्प्रेड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज देन डेवलप्ड कंट्रीज। जो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं वो वाइडली स्प्रेड होती हैं अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में। सो क्यों होती है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे पावर्टी होती है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। सो ये हो गया कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। होप के आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर किसी की कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, वहाँ पे मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो टिल देन आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।